हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईरान एकेडमी। तो देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम कैलोरीमेट्री के प्रीवियस से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और आज के लेक्चर के अंदर भी हम लेटेंट हीट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने शुरुआत करनी है अपने 3 मार्क के क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहले ये है हमारा क्वेश्चन। कहता है डायग्राम बिलो शोज द चेंज ऑफ द फेज ऑफ अ सब्सटेंस ऑन अ टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ ऑन हीटिंग द सब्सटेंस एट कांस्टेंट रेट। अब वो कह रहा है कि वाई द स्लोप ऑफ सी डी इज लेस देन द स्लोप ऑफ ए बी। आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि ए बी जो है उसका स्लोप जो है वो आपका ज़्यादा है और सी डी जो है वो थोड़ा स्लांटिंग नीचे की तरफ है। तो ये जो है इसका स्लोप कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, वैसे तो बहुत सिंपल चीज़ है बट फिर भी मैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, अगर इसका स्लोप ज़्यादा है तो ज़्यादा स्लोप होने का मतलब है कि कम टाइम के अंदर इसका जो टेम्परेचर है उसमें ज़्यादा राइज आया है। और ये सिर्फ तभी हो सकता है अगर इस सब्सटेंस का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मतलब इस स्टेट की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो लो हो। क्योंकि लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होने की वजह से कम अमाउंट हीट लेकर भी जल्दी से टेम्परेचर आपका राइज हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो मेल्ट हुआ। बीसी में क्या हुआ, वो मेल्ट हुआ। मेल्ट होने के बाद अब जो इसका स्टेट आया है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारी हाई है और एज कंपेयर टू ए बी वाले स्टेट की, जिसकी वजह से अब इसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट लेकर अपने टेम्परेचर को राइज करना पड़ रहा है, इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है अपने टेम्परेचर को राइज करने के लिए। So that is the reason why the slope of CD is less than the slope of AB। बाकी उसने मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कहा है। तो जो BC है जिसका जो टेम्परेचर है ये मेल्टिंग है, मतलब T1 है, और जो बॉइलिंग है वो T2 है आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो और प्रॉपर इसका आंसर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात करते हैं 17th की। कहता है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नेफ्थलीन इज 80 डिग्री सेल्सियस and the room temperature is 30 degrees Celsius. A sample of liquid naphthalene at 100 degrees Celsius is cooled down to the room temperature. Draw a temperature time graph to represent this cooling and उसी में आप मार्क करेंगे, मार्क द रीजन वेयर द correspond to the freezing process. ओके, तो बहुत ज़्यादा वैसे सिंपल है। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए आप अपने 2 एक्सिस को बनाएंगे। ये मैंने 2 एक्सिस बना दिए। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा टेम्परेचर, ठीक है, और यहां पर आपके पास आ जाएगा टाइम। अब टाइम के बारे में तो ऐसा कुछ बोला नहीं हुआ बट हाँ, शुरुआत जो है वो आपकी होगी 100 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसका टेम्परेचर डाउन हुआ। टेम्परेचर डाउन होने से कहाँ तक इसका टेम्परेचर आया? इसका जो टेम्परेचर है आपको मिलता है 80 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। उसके बाद आपका जो स्टेट है वो चेंज होना शुरू हुआ और स्टेट चेंज होने के बाद अब उसका टेम्परेचर फिर से आप पहुंचा चुके हो अपने 30 डिग्री सेल्सियस तक। ये जो रीजन आप देख रहे हो बेटा, ये आपका फ्रीजिंग प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। फ्रीजिंग प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से आपने इसको ड्रॉ करना है। चलिए, अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि हीट सप्लाइड टू ए सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, सो व्हाट इज दिस चेंज इन फेज कॉल्ड? देखिए, सिंपल सी बात है, अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको मेल्टिंग कहा जाता है। सो ड्यूरिंग द फेज चेंज डज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल सब्सटेंस इंक्रीजेस? आंसर है नो। एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है। अगर आपके टेम्परेचर में कोई भी चेंज आ रहा है, सब्सटेंस के टेम्परेचर में कोई भी चेंज आ रहा है, तब हम कह सकते हैं कि उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आएगा। मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान जो टेम्परेचर है वो आपका कांस्टेंट रहता है, इस वजह से उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो भी सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट इज द एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फेज चेंज कॉल्ड? इसको लेटेंट हीट या लेटेंट हीट एनर्जी के नाम से हम अच्छी तरह जानते हैं। वैसे तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपका, या मेल्टिंग क्योंकि आपका ये आपका सॉलिड जो है वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है।
बाकी आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, आप एक बार अच्छे से रीड करना, आपको आंसर मिल जाएंगे। तो 20 के अंदर कहते हैं कि सम आइस इज हीटेड एट अ कांस्टेंट रेट एंड इट्स टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड आफ्टर एवरी फ्यू सेकंड्स टिल स्टीम इज फॉर्म्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। सो ड्रॉ अ टेम्परेचर टाइम ग्राफ। यार ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है। पहली बात, आप अपने दो लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये आपके टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यार, सिंपल सी बात है, इनिशियल आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो पहले तो बर्फ़ आपकी पिघलेगी, मेल्ट होगी, मेल्ट होने के बाद टेम्परेचर इसका राइज करेगा और उसके बाद जाकर इसका फिर से मतलब क्या होगा, बॉइलिंग इसका जो है वो टेक प्लेस करेगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपकी बॉइलिंग है, ये आपकी मेल्टिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपकी बॉइलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हीटिंग ऑफ वाटर जो है यहाँ पर है, दिस इज हीटिंग ऑफ वाटर। इसके अलावा टाइम जो है सेकंड्स में रहेगा, टेम्परेचर आपका डिग्री सेल्सियस है उसमें रहेगा। ठीक है जी, इजी है, हो जाएगा। चलिए, तो ये करके आपको दिखाया हुआ है, बाकी मैंने बना के भी दिखा दिया। अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। कहता है कि इट इज ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग स्टार्ट फॉलिंग व्हेन द आइस इज फ्रोजन लेक स्टार्ट मेल्टिंग। अब मैं कितनी बार इसका आपको आंसर दे चुका हूं कि जब भी कोई आइस आपकी मेल्ट होती है तो मेल्ट होने के लिए उसको आसपास से हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, जिससे आसपास की सराउंडिंग का टेम्परेचर फॉल हो जाता है। ये यहां पे लिखा हुआ है। उसके बाद आता है 22, कहते राइट द एक्सप्रेशन फॉर द हीट एनर्जी लिबरेटेड बाय द हॉट बॉडी। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि सम हीट इज प्रोवाइडेड टू ए बॉडी टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 25 डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट विल बी द कोरस्पॉन्डिंग राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एज शोन ऑन द केल्विन स्केल। वो 25 डिग्री सेल्सियस ही होगा, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में जितना चेंज आता है केल्विन में भी उतना ही चेंज हमें मिलता है। तो व्हाट हैपन टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एज आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। कोई चेंज नहीं आएगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा तो उसके एवरेज काइनेटिक एनर्जी में भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो प्रॉपर सारे आंसर लिखे हुए यार, क्यू इक्वल एमसी डेल्टा टी, ये सब मैंने बता दिया इसका आंसर जो आप कर सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। कहते हैं व्हाट हैपन टू द हीट सप्लाई टू द सब्सटेंस व्हेन द हीट सप्लाइड कॉजेज नो चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो जो हीट आप सप्लाई करते हो वो एक बॉडी के स्टेट को चेंज करने में हेल्प करती है। वो जो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके बीच में जो इंटरेक्शन है उसको वीक करता है, जिससे मॉलिक्यूल एक दूसरे के दूर दूर होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका स्टेट चेंज होता है, सॉलिड लिक्विड बन जाता है, लिक्विड आपका जो है गैस में तब्दील हो जाता है। तो ये सब होता है आपका। कहते हैं व्हेन द 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट टू फॉर्म 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, देन इज द लेटेंट हीट एब्जॉर्ब बाय द आइस और गिवन आउट बाय द आइस। देखिए, अगर एक आइस मेल्ट होना चाहता है तो उसको हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तब जाके ही वो अपने स्टेट को लिक्विड में कन्वर्ट कर पाएगा। बाकी यहाँ पे ऑलरेडी आंसर आपको दिया हुआ है, एक बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तीसरे पार्ट में कहता है कि द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 0.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। उसका मतलब है कि अगर आप 1 ग्राम कॉपर ले लेते हो तो अगर उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से राइज करना है तो आपको 0.4 जूल ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो बहुत सिंपल है और आराम से इसका आंसर दे सकते हो। बाकी इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, एक बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। व्हाट इज मेंट बाय द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस। आपको पता है why does the heat supplied to the body during its change of state do not cause any rise in temperature, because वो हीट उनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो उनकी इंटरेक्शन है उसको वो वीक करता है, जिससे मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और स्टेट में चेंज आता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने लेटेंट हीट के ऊपर कुछ और क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।